बीजेपी और कांग्रेस ने हर गाँव में दूध व्याधि क्या छिन दलाल जन बैठाए। देखिए कौन लोग हैं वो जो आज की डेट में गौरी कुंड से वहाँ पे मीट ले जाते हैं, मांस ले जाते हैं। ये एक 1994 का दौर फिर से आने वाला है। इस सीएम का भी जो हेलीकॉप्टर है वो भी उत्तर प्रदेश का है। टिहरी डैम की बिजली उत्तराखंड बना रहा है, जमीन उत्तराखंड की गई, उसके बावजूद रॉयल्टी उत्तर प्रदेश खाता है और फ्री बिजली दिल्ली लेता है। अच्छी अच्छी पीएचडी वाले सर यहाँ पे बेरोजगार हैं। तो हर माताओं ने यही बोला जब बेरोजगारी है भाई बीवियाँ कहाँ से मिलेंगी। पुंगड़फोन अगर बांध और गोने ने खेली, हम अगर महाराष्ट्र के चावल, वो कच्चे चावल, वो रबड़ वाले चावल खाना चाहिए। यात्रा यहाँ पे केदारनाथ में बढ़ गई है, तो आप ये क्या नाम है इसका, कैंची धाम ले जाइए। तमाम चीज़ें जो यात्रा को डाइवर्ट करवा रहा है और यात्रा को ख़त्म करवा रहा है, ये तो धामी सरकार कर ही रही है। हमारा पास की नौकरी के लिए भी हरियाणा का पोस्टमैन आ सकता है, तो हमारे आगे दिन कैसे हो सकते हैं। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव अपने आखिरी दौर में आ चुका है। कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग होनी है। बीजेपी के कैंडिडेट की बात आपने सुनी, कांग्रेस के कैंडिडेट की बात आपने सुनी। आज बात करेंगे उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के कैंडिडेट के साथ। उत्तराखंड क्रांति दल से केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में कैंडिडेट डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी हमारे साथ हैं। भंडारी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कुछ ही दिनों का चुनाव रह चुका है, एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दूसरी तरफ क्षेत्रीय पार्टी है, किस तरीके से फिलहाल कैंपेनिंग चल रही है? धन्यवाद चौहान जी, आप पत्रकारिता से आते हैं। तो आखिरी दौर तो देखो चुनाव का हर किसी का आता है, चुनाव का भी आ गया है। तो ये एक प्रिपरेशन होती है सभी कैंडिडेटों की, भाई कितना हमने कहाँ तक रीच कर पाते हैं, किस प्रकार के वोटर्स को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये रीच हमने बनाई है इस टाइम। यूकेडी का ये नया दौर है, क्योंकि केदारनाथ में बदलाव एक ज़रूरत भी है और ज़रूरी भी है। तो हमने एक रीच हर वोटर्स तक पहुंचाई है। चाहे जातिगत समीकरण की बात करते हैं, चाहे वोटर्स का आज की डेट में जाति बेरोजगारी पे हम निकाल रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं। देखो जाति पता नहीं किसकी है, परंतु बेरोजगारी एक ऐसी जाति होगी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो हमने हर प्रकार के वोटर्स पे अपनी रीच बनाई है। धन्यवाद। अच्छा, एक तरफ क्योंकि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों ने केदारनाथ को एक बड़ा इशू बनाया है, क्योंकि विधानसभा केदारनाथ की है, यात्रा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पर। दूसरी तरफ से दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाया गया, उस पर बीजेपी और कांग्रेस का आपस में इशू चल रहा है। तो यूकेडी के मुद्दे क्या हैं? क्या केदारनाथ यात्रा है या फिर केदारनाथ मंदिर जिस तरीके से बात की जा रही है, या फिर इसके अलावा जो यूकेडी का मूल मुद्दा रहा आजकल प्रदेश में भी लगातार हम देख रहे हैं, भू कानून को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है। तो उत्तराखंड क्रांति दल और आप किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में गए हैं? देखिए मुद्दे तो सबसे पहले मूल निवास और भू कानूनी हमारे रहा है। और मूल निवास वो भी हम 1950 का मांग रहे हैं कि भाई जो भी अगर 1950 से यहाँ पे रहता आ रहा है, चाहे वो मोमडन है, चाहे वो नेपाली है, चाहे वो बिहारी है, चाहे वो हमारा अपना गढ़वाली है, तो वो अपना उत्तराखंडी है। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी, ये पलटवारी का खेल है, 5 साल एक और 5 साल दूसरा, वो चूहे बिल्ली आपस में दौड़ते रहते हैं। तो यूकेडी का ऐसा कुछ नहीं है। यूकेडी का एक ही मतलब है कि भाई जो अगर पहाड़ विरोधी है तो वो यूकेडी का विरोधी है। तो हमारे मुद्दे तो पहले मूल निवास और भू कानून जो मेन थे, और यूसीसी में जो इन्होंने 2 चेंजेस कर रखे थे कि भाई एक लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करना, दूसरा कि 1 साल अगर कोई यहाँ पे व्यापार करेगा, दूसरे साल से उसे यहाँ की नागरिकता मिलेगी, तो उसका भी हमने विरोध किया। दूसरी ओर स्थानीय मुद्दा, अगर आप केदारनाथ की बात करते हैं, धर्म और संस्कृति की बात अगर बात करते हैं कि बीजेपी की, तो बीजेपी बोलती है कि हम धार्मिक पार्टी हैं साहब, हम हिंदू हैं, हम भगवा डालते हैं। तो भगवा कहाँ से है? सनातन से है। सनातन का एक जीता जाता स्तंभ है केदारनाथ। केदारनाथ पे इन्होंने सिर्फ ये दिल्ली ले जाके इतना बड़ा पाप नहीं किया, यहाँ पे भी ये पाप करते हैं। देखिए कौन लोग हैं वो जो आज की डेट में गौरी कुंड से वहाँ पे मीट ले जाते हैं, मांस ले जाते हैं। कौन लोग हैं वो दारू ले जाते हैं। तो ये तो इन्हीं की सरकार, इन्हीं का पूरा सिस्टम है। तो केदारनाथ हो, हमारी सड़कें हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी शिक्षा हो, तमाम मुद्दे मेरे ऐसे रहे हैं जो हमने जन जन तक पहुंचाए। अच्छा, क्योंकि आपने कहा उत्तराखंड क्रांति दल, अभी हमने देखा कि देहरादून में एक बड़ी तांडव रैली यूकेडी ने की। क्या इस चुनाव के बहाने यूकेडी अपने प्रदेश में एक रिवाइवल की भी उम्मीद देख रही है कि भाई यूकेडी एक क्षेत्रीय दल होने के नाते जिस पोजीशन में होनी चाहिए थी उस पोजीशन में दोबारा से आई? क्या उसके बाद से हालिया में आपके साथ काफ़ी सारे युवा भी जुड़े हैं, तो क्या एक नई एनर्जी भी पार्टी में देखने को मिल रही है और कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल बिल्कुल, जो तांडव रैली हमने की थी वो सिर्फ प्रदेश को एक जगाने की थी। तांडव का अर्थ तो ये है कि शिव स्रोतम से शुरू आया था। तो हमने देहरादून से शुरू किया था ये तांडव रैली, शिव जी का आशीर्वाद
आशीर्वाद लेके। और ये केदारनाथ का जो उपचुनाव है, ये हमें एक मौका दे रहा है कि भाई बदलाव क्या है, यहाँ पे ज़रूरत भी है आम जन की और ज़रूरी भी है। और ये यूकेडी का हमेशा से रहा है कि जल जीवन और जंगल पे, चाहे सड़क से लेकर, चाहे नुक्कड़ नाटक से लेकर, चाहे सदन तक, हमेशा ही यूकेडी ने उठाए है। अब ये मान के चलिए कि आप बता रहे हैं कि हम जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तांडव रैली, जो युवाओं का जुड़ना, ये एक 1994 का दौर फिर से आने वाला है कि जब लेस्ट जो एंड पॉइंट जिसका आता ना, ये वहाँ पे 1994 में जब 42 आदमियों को इन्होंने पहले तो मसूरी गोलीकांड किया, फिर खटीमा किया, उसके बाद हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें सारा बिना कुछ छोड़ यहाँ पे अपनी खेती बाड़ी छोड़ के मुजफ्फरनगर तक गई। और वहाँ पे माता बहनों के साथ क्या हुआ, बलात्कार हुए, तमाम रेप हुए, तमाम वहाँ पे मर्डर हुए। और 42 लोगों ने ये राज्य बनाने में अपनी आहुतियाँ दी, खून दिए। उसके बावजूद भी हमारे युवा जगे, उसके बावजूद 6 साल बाद ये राज्य बना। फिर भी 1 साल बाद नहीं बना। 1 साल बाद क्यों नहीं बना? क्योंकि इन्होंने प्लानिंग की कैसे इस राज्य को लूटा जाए। अब जैसे देखा जाए हमारी अधिकतर नदियों पे उत्तर प्रदेश का अभी भी हक है। इवन अगर देखा जाए जो सीएम अभी कौन सा सीएम है, ये 12वां या 13वां सीएम है, तो इस सीएम का भी जो हेलीकॉप्टर है वो भी उत्तर प्रदेश का है, वो भी अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है। उसका रिन्यूअल की इन्होंने कोई वो दे रखी है, तो वो हेलीकॉप्टर भी उन्हीं का चल रहा है। हमारे जो हरिद्वार में, आधा हरिद्वार उत्तर प्रदेश से चलता है। टिहरी डैम की बिजली उत्तराखंड बना रहा है, ज़मीन उत्तराखंड की गई, उसके बावजूद रॉयल्टी उत्तर प्रदेश खाता है और फ्री बिजली दिल्ली लेता है। तो ये इस प्रदेश की दुर्भाग्य कहा जा सकता है और हम लोगों का दुर्भाग्य कहा जा सकता है। अभी युवा जो जुड़ रहा है वो उसे पढ़ रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा, हमारा क्या होगा, जब इनकी शादियां भी नहीं हो रही। ये पॉइंट मैं जोड़ना भूल गया था। शादियाँ क्यों? जब मैं अभी क्षेत्र में जा रहा था तो तमाम माताओं ने एक क्वेश्चन किया कि भाई हमारे बेटों की शादी नहीं हुई। अब हमने कहा शादी तो शादी का मुद्दा भाई, पॉलिटिकल में क्या करना, मैं वैसे भी डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूँ। तो उनका कहना एक चीज़ ये था मेरे से कि भाई जब बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, पहले हर घर में एक बेरोजगार मिलता था, आज की डेट में तीनों के तीनों, दो के दो बेटे बेरोजगार हैं। अच्छी अच्छी पीएचडी वाले सर यहाँ पे बेरोजगार हैं। तो हर माताओं ने यही बोला जब बेरोजगारी है भाई बीवियाँ कहाँ से मिलेगी, बीवियाँ नहीं मिलेंगी तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी। तो ये दोनों सरकार हमारी जनरेशनों की भी एक ऐसी बीज है जो ख़त्म कर रही है। आपने रोजगार को लेकर कहा कि भाई रोजगार एक बड़ा इशू है, यूकेडी के और आपके जो मुद्दे हैं वही जनता के मूल में भी हैं, जनता भी उन्हीं चीज़ों से परेशान है। अभी हम भी जब लगातार भ्रमण कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं ऐसी हैं जो पहले इन तमाम मुद्दों को गिनाती हैं कि बेरोजगारी हो गई, रोजगार नहीं हो रहा है, स्वरोजगार नहीं हो रहा है, लेकिन आखिरी में वो एक लाइन बोल देती कि राशन तो मोदी जी दियो। राशन हो तो देखो, राशन अभी देखो ये जागरूकता की कमी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने हर गाँव में दूध व्यादिम क्या चिन दलाल जन बैठाया कि भाई उनको कॉन्ट्रैक्टर, उनको एजेंट बना रखा उन्होंने। अब उन एजेंटों के भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यूसीसी तो उनकी बेटियों पे भी लागू होगा, बीवियों पे भी लागू होगा, परंतु उनके समझ में आ ही नहीं रहा है। अब देखो मोदी की जो किसान योजना से पेंशन आती है हर परिवार में, तो वो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, ये तो हमारा हक है, हर प्रदेशों में मिल रहा है, ये नहीं है कि उत्तराखंडी में मिल रहा है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं ये तो हर नागरिक का अधिकार है। शिक्षा नागरिक का अधिकार है भाई, स्वास्थ्य नागरिक का अधिकार है, और खाना पीना भी नागरिक का अधिकार है। उसके बावजूद भी देखो हमारे पुंगड़फोन अगर बांध और गोणियों ने खेली, हम अगर महाराष्ट्र के चावल, वो कच्चे चावल, वो रबड़ वाले चावल खाना चाहिए ना, तो ये माँ देखो जागरूकता की कमी है और उन दलालों का जिद्दीपन है जो गांव-गांव में गलत प्रचारित कर रहे हैं। अच्छा, आप क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में इस समय है, आपके सामने बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, कांग्रेस के, दोनों पूर्व में विधायक रह चुके हैं आपकी विधानसभा के। एक 10 साल का कार्यकाल था, एक 5 साल का कार्यकाल था। उनके कार्यकाल को और उस दौरान किए गए कामों को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि केदार घाटी पूरे देश के लेवल पर भी अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट जगह बन जाती है। दोनों विधायकों के कार्यकाल को किस तरह से मापते हैं और क्या आप जनता के बीच में कह रहे हैं उसको लेकर? देखो दोनों विधायकों का कार्यकाल क्या कहना है। जैसे पहले विधायक हैं बीजेपी के, वो विधायक ऐसे रही हैं कि काम धाम तो देखो किसने किया, पूरी सेंटर की योजनाओं पे अगर वो कहीं पे जा रही हैं तो मोदी जी ने भाई बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बुलेट ट्रेन में जाना कब है? अगर हमारी, अभी मैं तमाम विधानसभा में घूम रहा हूँ तो सड़कें देख रहा हूँ, भाई हम डंगर नहीं है, हम घोड़े खच्चर या कोई जानवर नहीं है जो उस रास्ते पे चलते हैं, हम इंसान हैं।
हम ड्यूटी करने जाते हैं वहाँ पे। तो पढ़ा लिखा समाज भी उस चीज़ में जाग नहीं रहा है। दूसरे विधायक महोदय का तो कार्यकाल जो आपस में वो लगा भी रहे हैं आरोप प्रत्यारोप, तो उसमें तो उन्होंने अपनी पूरी जो विधानसभा की जो निधि आती है वही खर्च नहीं कर पा रहे। इवन उन विधायक महोदय का जब मैंने एक बार पढ़ा सुना, मैं भी असमंजस में पड़ गया कि एक हेलीकॉप्टर कंपनी में खड़े हो रखे थे और वहाँ के नॉर्मल से जो एम्प्लॉय होता है उसने धक्का दे दिया। क्यों दिया? हमने पूछा वहाँ पे जाके कि भाई ये तो हमारे प्रतिनिधि ऐसे क्यों किया, कि नहीं वो फ्री की टिकट ले रहे थे। ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि ये लोग दोनों आपस में भाई ढाक के 3 पात जिसे बोलते हैं, ढाक एक पेड़ होता था जिसके 3 पात होते जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हाँ, ये ऐसे है, उपद्रव फैलाने में माहिर हैं दोनों की दोनों पार्टियाँ। अच्छा, मनोज रावत आजकल इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पर मनोज रावत भी ये कह रहे हैं कि भाई 2017 में जब विधानसभा के अंदर भू कानून की बात आई तो मनोज रावत एकमात्र विधायक थे जिन्होंने उस वक्त जो चेंजेस किए जा रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। अरे आवाज़ देखे, आवाज़ ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक कारनामा है और मीडिया का कारनामा है। जब भी यूकेडी कहीं भी बढ़ी है तो इन लोगों ने हमसे मुद्दे चुराए हैं। आप ये बताइए, जब यूकेडी बनी थी कौन से मुद्दे थे यूकेडी के? भाई आप भी बताइए, जनता भी बताएगी कि यूकेडी तो इन्हीं मुद्दों पे बनी थी कि भाई जल, जीवन और जंगल, भू कानून उसमें मेन था कि भाई हमारा नागरिक जो 1950 से है वही हमारा नागरिक है। तो अब मनोज रावत 2017 में इतने सालों बाद उन्हें कैसे याद आ गई? भाई उनकी सरकार भी तो रही, नारायण दत्त तिवारी सरकार उनकी रही, हरीश रावत उनकी सरकार रही, और ये जो विजय बहुगुणा उनकी सरकार रही। इतनी सरकारों में उन्हें ध्यान नहीं था कि भाई ये भी करवाना होता। छोटा कार्यकर्ता था, उसे भी तो बोलना चाहिए था कि भाई मूल निवास होता है कुछ। अब 2017 में आप देखा कि मुद्दे सोशल मीडिया से निकल गए, मीडिया बंधुओं से निकल गए, तो उन्होंने भी विधानसभा में लिखवा लिए या पढ़वा लिए, जो भी कहे। अब इसका एक चीज़ और थी, जब तुंगनाथ में तंबू उखड़ रहे थे तब तो वो विधायक थे, परंतु उन्होंने वो तंबू वहाँ स्थापित नहीं किए। वो तंबू उन्होंने गैरसैंण ले जाके भाई अपने ये दिखाने के लिए कि मैं तंबू विधानसभा में लगा रहा हूँ। तो इसका कोई, मेरे को नहीं लगता कोई मतलब होता है, या माने एक पढ़े लिखों की जैसी बात नहीं होती है ना। यात्रा को लेकर के लगातार ये बात चल रही है भाई इस बार यात्रा जो है वो तितर बितर कर दी गई, कांग्रेस का आरोप है सरकार के ऊपर। यूकेडी किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये यूकेडी के लिए एक मुद्दा है इस साल जो यात्रा रही है, या फिर बहुत सारे कांग्रेस के नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि यात्रा को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया? ये देखो, सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये तो ये आम जन के मुद्दे हैं। भाई जब मुख्यमंत्री होते हुए आप अपने पोर्टल से, अपने ये सोशल मीडिया हैंडल से चला रहे हैं कि भाई ये जो यात्रा यहाँ पे केदारनाथ में बढ़ गई है, तो आप ये क्या नाम है इसका, कैंची धाम ले जाइए, तो ये तो देखो सरासर दिख ही रहा है लोगों को। दूसरी बात, घोड़े खच्चर कश्मीर से चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लोगों को बोला जाता है कि भाई आप लोग किस विधानसभा से हैं? आप लोग अगर रुद्रप्रयाग के भी हैं तो टेंट लगाने में दिक्कत आएगी। केदारनाथ के विधानसभा का नागरिक होना चाहिए और बिजली का बिल होना चाहिए, प्रधान का लिखा होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप लिख के वहाँ पे दे रहे हैं जिला पंचायत के माध्यम से, परंतु अगर देखा जाए तो वो नेपाली का प्रधान कौन होता है ये हमें समझ में नहीं आया। उसका जिला रुद्रप्रयाग है, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। तो ये तमाम चीज़ें जो यात्रा को डाइवर्ट करवा रहा है और यात्रा को ख़त्म करवा रहा है, ये तो धामी सरकार कर ही रही है। और कांग्रेस के कार्यकाल में भी अगर देखा जाए, सोना चोरी अगर कांग्रेस बोल रही बीजेपी ने करवाया है, तो कांग्रेस भी तो ये बताने का कष्ट करिए कि जो 2013 की आपदा आई थी, जितना फंड आया था वो कहाँ कहाँ आपने लगाया। उसमें तो हम केदार क्या है, पूरे उत्तराखंड की स्थिति ठीक कर सकते थे, परंतु उस टाइम हरीश रावत जी ने डेनिस की पेटियाँ, डेनिस की फैक्ट्री खोलना उचित समझा, परंतु ये उत्तराखंड की भलाई करना उचित नहीं समझा। आखिरी दिन है, 2 दिन के बाद वोटिंग होनी है। जनता से क्या आप आखिर में अपील करना चाहेंगे? पहाड़वाद के मुद्दे पर या फिर क्षेत्रवाद के मुद्दे पर, भू कानून, मूल निवास के मुद्दे पर क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि आगे आने वाला कल हम अपना बर्बाद कर रहे हैं। देखिए अभी 24 सालों में उत्तराखंड की स्थिति, आज जैसे हमारे एक वरिष्ठ नेता ने गाया कि दीदी तुम्हें कैसा उत्तराखंड चाहिए, कि भाई हमें ऐसा उत्तराखंड चाहिए था जहाँ पे जात पात दूर हो, यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलने चाहिए थे, परंतु आज के डेट में बेरोजगारी चरम पे है।
यात्रा अगर हमारा एकमात्र धाम था केदारनाथ, बद्रीनाथ, चाहे उत्तराखंड में, तमाम उत्तराखंड में, ये इन्होंने ख़त्म कर लिए। हमारे बच्चों से हमारी ज़मीनें खरीद के ये भू कानून को विपरीत जाके अभी जिला अधिकारियों को पूछा गया कि भाई कितनी ज़मीनें बिकी, तो ये बोल रहे हैं हमें तो पता नहीं है इस बारे में। तो इनको न करके, और आप अपने नौनिहालों का भविष्य देखिए, और जो पढ़ा लिखा है हमारे तमाम, जब 12 पास की नौकरी के लिए भी हरियाणा का पोस्टमैन आ सकता है, तो हमारे आगे दिन कैसे हो सकते हैं। इसलिए अपने क्षेत्रीय दल को चुनिए, उत्तराखंड क्रांति दल को। और मैं एक अपने आप को सुयोग्य कैंडिडेट मानता हूँ कि अगर अगले साल यात्रा खुली तो तमाम बाहरी की, चाहे नेपाली हो, मुसलमान हो, बाहर के, ऐसे नहीं कि यहाँ का जो होगा तो ठीक है, बाहर वालों के हम टेंट उखाड़ के जलाएंगे और अपने भाइयों के टेंट वहाँ पे लगाएंगे। दूसरा मुद्दा मेरा यही रहेगा, जो स्कूल अभी भी दूर है, बच्चों के लिए हम बसें लगाएंगे, वो विधायक निधि से हो या मैं निजी तौर पे करूं, वो बसें बच्चों को लेके स्कूल में आएंगी और घर जाएंगी। तमाम सड़कों को हम सुधारेंगे, तमाम हेल्थ जो भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होगी उसको हम घर घर जाके वो देखेंगे। तो जनता को मैं यही जागरूक करना चाहूँगा कि आगे आने वाले अपने बच्चों के भविष्य के लिए ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय दल को चुनिए। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है और रात का ये वक्त है जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।